देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एड्रेस करने के लिए ज़रूरी टॉपिक समझता हूँ मैं इस चीज़ को। ज़हनी तौर पर उनको कमज़ोर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। इसके अंदर जो वैक्सीन्स है, उसके अंदर ऐसी बीमारियाँ वो लोग कवर करते हैं जो सिर्फ प्रिवेंटेबल है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब एमबीबीएस और एमडी करने वाले थे, जी। इससे पहले जब आप 12th पास आउट हो, उसके बाद में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपनी पहली सीट पाने के लिए एमबीबीएस वाली? जो हर एक स्टूडेंट का एक ये होता है, एक अप्रोच होता है कि वो मिनिमम अटेम्प्ट्स के अंदर और जितना जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट पा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश किया, 12th के बाद में एक रिपीट किया, एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया और माशाल्लाह से इंटर्नशिप अटेम्प्ट में एमडी का सीट मिला था। जैसे कि आप बच्चों का स्पेशल है, तो मैं आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बच्चों में वैक्सीनेशन होती है, जैसे पोलियो वगैरह, तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि ये पोलियो वगैरह जो है ये बच्चों को बाद में नपुंसक बनाते हैं। जी। इस वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पोलियो के और बहुत सारी अहम वैक्सीन्स नहीं देते हैं। तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एड्रेस करने के लिए ज़रूरी टॉपिक समझता हूँ मैं इस चीज़ को। ये ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के अंदर मिसकंसेप्शन है कि जो वैक्सीन्स का कंसेप्ट है, ये समझा जाता है कि ये जो वैक्सीन्स है वो हमारे बच्चों को कमज़ोर करने के लिए या किसी भी तरह की उनकी जिस्मानी या फिर ज़हनी तौर पर उनको कमज़ोर करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। इसके अंदर जो वैक्सीन्स है, उसके अंदर ऐसी बीमारियां वो लोग कवर करते हैं जो सिर्फ प्रिवेंटेबल है। अगर वो बीमारियां हो जाए तो लाइलाज है, या फिर ऐसी पेशेंट के अंदर ऐसी माजूरी छोड़ जाएंगे जो आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। अगर उन बीमारियों को वैक्सीन के जरिए नहीं रोका गया तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारी कम्युनिटी है उसी के लोग वैक्सीन है, वैक्सीन सारी कम्युनिटी के लोग ले रहे हैं। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड गोरे काले हर किस्म के बच्चे वो ले रहे हैं वैक्सीन। और मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और वैक्सीन देना चाहिए अपने बच्चों को। जैसे आपने अभी बताया आपकी बात में कि जो वैक्सीन होती है वो ऐसी बीमारी कर देती है अगर हम लोग ना ले कि वो प्रिवेंट नहीं हो पाएंगे। तो क्या आप एक दो बीमारी स्पेसिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल पोलियो है, बहुत कॉमन बीमारी। अभी फिलहाल तो पोलियो पल्स पोलियो प्रोग्राम है, इतना वाइड स्प्रेड हो गया है और उसके केसेस भी काफ़ी हद तक के बहुत कम हो गए हैं। पिछले आप यहाँ से एक 15-20 साल पहले का सिनेरियो देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे हमको कुछ ऐसे अधेड़ उम्र के या फिर ज़ईफ लोग मिलेंगे जो पोलियो से पीड़ित है उस ज़माने में, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था पेशेंट ने, उनको पोलियो हो गया और वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, एक पैर से एक हाथ से, जो कि बहुत आसानी से बीमारी हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे वक्त पर। अगर उन बच्चों को जब वो बच्चे थे 2 बूंद पोलियो जो उनका शेड्यूल है वो फॉलो करके दिया जाता तो वो बीमारी बचाई जा सकती है। जी। जैसे डॉक्टर साहब, नए जो पेरेंट्स बनते हैं और उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनकी सबसे अहम जो है वो रहता है फीड्स। प्रॉपरली वो बच्चों को फीड जा रहा है क्या, फीड देने के बाद में वो ठीक से बर्पिंग, यानी कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनके जो गले के और स्टमक के इसोफेगस के मसल्स होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अगर ऐसे बच्चों को दूध पिलाया जाए और दूध पिलाकर डायरेक्टली सुला दिया जाए तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पेट में का दूध है वो वापस ऊपर जाके छाती में चला जाए, उसकी वजह से निमोनिया हो जाए और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ की वजह से। जिसका पहला बच्चा होता है वो अनएजुकेटेड होता है या एजुकेटेड भी हो तो अनअवेयर होते हैं इस चीज़ से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अवेयर किया जाए कि बच्चे को टाइमली हर 3 घंटे के अंदर दूध पिलाया जाए। दूध पिलाने के बाद में आधा घंटा का कंधे पर लेकर ठीक से ढका लिया जाए ताकि जो उनके पेट के अंदर का दूध है वो नीचे सरक जाए और जो एस्पिरेशन निमोनिया जो है उसके चांसेस कम हो जाए। और बच्चे को टाइमली फीड देना। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन है कि पाउडर का दूध ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी एक मिथ है। सबसे बेस्ट जो होता है बच्चे के लिए माँ का दूध होता है, उसके अंदर हर किस्म की एंटीबॉडीज़, हर किस्म के जो न्यूट्रिशन है चाहिए बच्चे के लिए वो मौजूद होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट मैं कहूँगा जो हमारे साथ में जो हमको सुन रहे हैं कि जो है माँ का दूध हो सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा माँ का दूध आपने इसके ऊपर बहुत फोर्स किया जी, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि स्ट्रेस वगैरह की वजह से माँ का दूध आना बंद हो जाता है जी। तो उसमें ऐसे जैसे हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो बच्चों को गाय का या फिर भैंस का दूध पिलाती, जिसकी वजह से हमने सुना है कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जिससे दिल वगैरह पतला हो जाता है, मांसपेशियां पतली हो जाती है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। 6 महीने की उम्र तक के बच्चे का जो इंटेस्टाइन होता है
वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होता है, और गाय के दूध के अंदर बहुत हेवी प्रोटीन्स होता है जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और उसके वो दूध के अंदर मतलब हेवी प्रोटीन होने की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होता, और बच्चे को खून की कमी होना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, बच्चे को लूज टूल्स लग जाना, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होना, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर्स लगते हैं वो गाय के दूध में कम होते हैं, इसकी वजह से बच्चा मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होना, ये सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो मुफीद फैक्टर्स है वो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ है वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, इसीलिए माँ का दूध काफ़ी हद तक के बेटर है। गाय का दूध इसीलिए जो कैंपेन भी चलाई जाती है कि पहले 6 महीने जो है वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए, ना उसमें शहद, घी, दूध, किसी भी किस्म के जो प्री लैक्टियल फीड्स उसको कहा जाता है वो ना दिया जाए, और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल के अंदर एक सवाल था जी कि स्ट्रेस वगैरह की वजह से जो माओ का दूध आना बंद हो जाता है, जी जी हाँ, उनके बारे में क्या है? ये भी एक मुद्दा है। उनको फार्मूला फीड दे या फिर वही गाय वगैरह जी, का? माँ के अंदर दूध पैदा करने के लिए कुछ दवाइयाँ मौजूद होती है मार्केट में जो कि अवेलेबल है, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग एक तरह का होता है कि अगर दूध नहीं भी आ रहा तो बच्चे को छाती से लगा दिया जाए। जी। तो बच्चे को छाती से लगाने का एडवांटेज ये होता है कि जो दूध का निकलना है वो एक तरह का हार्मोनल प्रोसेस है। अगर बच्चा वो पूरा एक्ट किया जाए तो मदर के अंदर के हार्मोन इन्फ्लुएंस होंगे, और आगे जाके कुछ दिनों के अंदर माँ को दूध आना शुरू हो जाएगा। अगर दूध नहीं भी आ रहा तो बच्चे को छाती से लगा कर रखे, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है दवा गोली के बाद में भी, ये सारी जो टेक्निक्स है फॉलो करने के बाद में भी, तो आप मार्केट के अंदर जो बच्चे के स्टमक को सूटेबल पाउडर फॉर्म में दूध अवेलेबल है वो दिया जा सकता है, जब तक कि माँ को दूध ना आए। अगर माँ को दूध आना शुरू हो जाए तो फिर से मदर ब्रेस्ट फीड के ऊपर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जो रिपीटेटिव निमोनिया होता है बच्चों का, जी, उसमें उनको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जिससे उसको बचाया जा सके? छोटे बच्चों के अंदर इसके अंदर एक बेसिक्स है। छोटे बच्चों के अंदर जो लंग्स और कंडक्टिंग एयरवेज है उसकी एनाटॉमी इस तरह से होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होने के लिए प्रोन होते हैं छोटे बच्चों के अंदर। इसलिए हम देखते हैं छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन है। उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, उनको फीडिंग के टाइम पे ठीक से बर्फ कराना चाहिए बच्चे को, ये एक फैक्टर हो गया जी। दूसरी चीज़, बच्चों को गर्म रखना ज़रूरी है। ठंडे होने की वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, हैंड हाइजीन, बच्चे को मतलब जो भी बच्चे को टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, वो अपने हाथों की सफाई, आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, और मदर ने भी खुद का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो बिना मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट के डॉक्टर्स को जल्द से जल्द कंसल्ट करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये जो जेनेटिक बीमारियां होती है, क्या इनको कोई प्रिवेंट कर सकता है, या फिर इनका कोई ट्रीटमेंट होता है? देख, बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां ऐसी है जिनका ट्रीटमेंट है। जेनेटिक बीमारियों एक खुद में एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनके अंदर कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहे हैं, और इस तरह की जेनेटिक डिजीज़ है, तो उसका इलाज हो सकता है। हम उसको एक्सटर्नली अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो सप्लीमेंट कर देंगे तो बच्चा कम्प्लीटली रिकवर हो जाएगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर का चेंज हो जाना है, या फिर कुछ चीज़ें एक्सेस हो रही है और उसकी दवा अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ हद तक के हम इलाज के हद तक के महदूद हो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में एक मिसकंसेप्शन था, जैसे ये जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबी होते हैं, ये म्यूजिक को लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। म्यूजिक होता है तो वो लोग झूमना शुरू कर देते हैं। तो हमारे शहर के पास में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में एक बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला हुआ। अब वो उसके दादा जो है वहाँ पर वो कव्वाली बजाते थे। हाँ। जैसे वो कव्वाली बजाए ये बच्चा झूमना चालू हो जाए, तो उनको ऐसा लगा कि इसके अंदर किसी वली की आत्मा है और उन्होंने उसको वली जैसे रुतबा देना शुरू कर दिया। तो जैसे ये छोटे जो एरिया होते हैं, बहुत छोटे देहात होते हैं, यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, इसको अवेयर करने के लिए, इन लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारी कैंपेन्स है, हमको चलाना चाहिए, डॉक्टर का कंसल्टेशंस लेना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको इनिशियल जब दौर है, जब बच्चा पैदा होता है, उसी टाइम पर अच्छे से काउंसिल अगर किया जाए तो इन सब चीज़ें से, इन टैबू से हम लोग बच सकते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारा समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, ये थे डॉक्टर सकलैन मोइस खान, MBBS MD, सोलापुर से। इनकी अभी प्रैक्टिस चल रही है। अगले पॉडकास्ट में आपको देखने मिलेंगे फुरकान अहमद खान, जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। मिलते हैं।